हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस सेकंड चैप्टर, उसमें हम जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी अपोजिशन में उन सबको जान रहे थे बारी बारी। तो आज जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में जानेंगे। उसका नाम है भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ का नाम अगर आपको थोड़ा बहुत आज की पॉलिटिकल पार्टीज में कनेक्शन में मिल रहा होगा तो वो बीजेपी से मिल रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी। तो बिल्कुल सही कनेक्शन बिठाया आपने। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ की ही सक्सेसर है। तो अभी के लिए तो बस ये समझ लेना कि नाम चेंज होकर बीजेपी बन गई। बाद में जो अगले चैप्टर है उनमें हम डिटेल वे में जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेस था कि जिसकी वजह से भारतीय जनसंघ डिसोल्व हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी बनी। ये बाद की बात है, ठीक है। फिलहाल इतना जान लो कि बीजेपी इसकी सक्सेस है। तो सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी बनी थी, भारतीय जनसंघ बना था, ये 1951 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। श्याम प्रसाद मुखर्जी ये वेस्ट बंगाल से एक बड़े लीडर थे, हिंदुत्व लीडर, आरएसएस वगैरह से लिंक रखते थे अपने, और इन्होंने इस पार्टी को फाउंड किया था। फाउंडर, और ये इसके प्रेसिडेंट भी थे, फाउंडर प्रेसिडेंट। और उसके बाद बता रखा है भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी इसके लिंक थे, मतलब इसका जो ओरिजिन है वो ट्रेस होता है आरएसएस और हिंदू सभा से, यानी कि हिंदू महासभा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदूज की बात करती है, और आरएसएस को तो आप जानते होंगे। तो आरएसएस और हिंदू महासभा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे इसका ओरिजिन ट्रेस होता है, इनकी लिंक ट्रेस होती है। यानी कि आरएसएस के ही लीडर थे जो श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं, और इसके बहुत सारे लीडर्स हिंदू महासभा के भी हैं। तो इससे इसका जो ओरिजिन है वो बहुत हद तक इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन तक ट्रेस होता है, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल मैच खाती है। अगर आज के टाइम पीरियड पे भी तुम देखोगे जो बीजेपी है उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा से है। आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं, अगर आपको इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो तो बता देता हूँ। आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी हिंदुत्व वगैरह पॉलिटिक्स पे काम करता है, और सेम टू सेम बीजेपी भी एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है। बीजेपी बस एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है, आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ता, ठीक है। आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करता है बहुत हद तक, इतना आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब बता रखा है जो जनसंघ था भारतीय जनसंघ, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकी पार्टीज, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो बाकी पार्टी थी उनसे थोड़ी सी अलग थी। कैसे अलग थी भाई? इसकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग थी, इसके प्रोग्राम्स थोड़े से अलग थे। सबसे पहले जो इसकी आइडियोलॉजी थी वो थी वन कल्चर, वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन। तो वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन से इनका तात्पर्य था कि मतलब हर चीज़ एक होनी चाहिए, हम सभी एक चीज़ में मानेंगे तो हमारी जो आइडियोलॉजी है वो मजबूत होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इनका मानना ये था, ठीक है। और इनका मानना था कि इंडिया जो है, इनका मानना था कि जो इंडिया है वो जब ही मॉडर्न बनेगा, जब ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, जब ही प्रोग्रेसिव बनेगा, जब इंडिया अपने कल्चर पे चलेगा, जब अपना जो इंडियन कल्चर है, इंडिया के जो ट्रेडिशंस हैं उनको अगर इंडिया फॉलो करेगा तभी वो मॉडर्न बन सकता है। अगर वो वेस्टर्न लोगों की भीड़ चाल में चलेगा तो वो मॉडर्न नहीं बन सकता। और उस ज़माने में इस बात पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर रही थी, इसीलिए इस पार्टी को बाकी पार्टी से अलग कहा गया है, ठीक है। फिर दूसरी बात जिसके लिए भारतीय जनसंघ को अलग बताया गया है वो है रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाक। तो भारतीय जनसंघ इंडिया और पाक के रीयूनियन की बात करती थी क्योंकि उसे अखंड भारत बनाना था। अखंड भारत को बनाने की बात करती थी जो भारतीय जनसंघ थी। भाई पिछले 70-80 सालों से करती आ रही है भारतीय जनसंघ, उसके बाद आज बीजेपी भी कर रही है अखंड भारत बनाने की बात, और ये बात अभी की जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है। मोस्ट लाइकली तो नहीं होगा कुछ भी, बातें तो होती रहती हैं। फिर उसके बाद ये इंडिया और पाक का रीयूनियन आप समझ सकते हो। उसके बाद अब तीसरी पॉइंट करते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कि भाई ये जो पार्टी थी, ये पार्टी इंग्लिश को रिप्लेस करना चाहती थी किसके साथ? हिंदी के साथ, एज नेशनल लैंग्वेज। इनका मानना था कि जो इंग्लिश है वो नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी भी है, लेकिन उनका मानना था कि इंग्लिश को हटा दो, इंग्लिश बाहर की अंग्रेजों की लैंग्वेज है, और सिर्फ हिंदी का रखो। लेकिन ये बात भी इनकी नहीं मानी जाएगी, अभी भी नहीं मानी जा रही। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि भाई जो इंग्लिश है, नागालैंड वगैरह के लोग उनको ना हिंदी बोलनी आती, तो भाई उन्हें आती है इंग्लिश बोलनी। तो अगर तुम्हें उनसे बात करनी तुम इंग्लिश में कर सकते हो। तो भाई बहुत हद तक उनके लिए इंग्लिश ऐड की गई है। साउथ इंडिया के लोग हैं, उन्हें भाई बचपन से भाई तेलुगु वगैरह, तमिल वगैरह, कोई मलयालम भाषा उनकी आती है, और उसके साथ साथ वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं।
और हिंदी उन्हें आती नहीं है, तो तुम्हें उनसे बात करनी है तो वो इंग्लिश में बात करोगे। यानी कि कॉमन लैंग्वेज का काम करती है इंग्लिश। नागालैंड वालों से भी तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, साउथ इंडिया वालों से भी इंग्लिश में बात कर सकते हो, और नॉर्थ इंडिया वालों से भी इंग्लिश में बात कर सकते हो, नॉर्थ इंडिया वालों से। तो इसीलिए इंग्लिश भाषा को नहीं हटाया जाता कभी भी नेशनल लैंग्वेज के रूप में, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का काम करती है बहुत हद तक। पूरे वर्ल्ड वाइड इंग्लिश भाषा को समझा जाता है बहुत हद तक बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में। जैसे आप यूएस से जाओगे, यूएसए में इंग्लिश समझ लेंगे, चाइना में भी बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश समझ लेंगे, इंडिया में भी लोग इंग्लिश समझ लेते हैं, जापान में भी लोग इंग्लिश समझ लेंगे। उसके बाद बाहर जितने भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, जितने भी देश हैं उन सब में इंग्लिश समझ लेते हैं। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि ये लोगों की यूनिफिकेशन का बात करती है। अगर सब लोग ऐसे चलने लग गए कि भाई हमारी हिंदी, हम तो सिर्फ हिंदी बोलेंगे, तेलुगु वाले बोलने लग जाए कि हमारी तेलुगु है, हम सिर्फ तेलुगु बोलेंगे, तमिल वाले बोलने लग जाए कि हमारी तमिल है, हम सिर्फ तमिल बोलेंगे, तो भाई तुम आपस में बात ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज जरूरी होती है और उसका काम इंग्लिश निभाती है। ठीक है, भारतीय जनसंघ की डिमांड थी कि इंग्लिश को हटा देना चाहिए हिंदी के साथ, तो वो डिमांड आज तक फुलफिल नहीं हुई है और फ्यूचर में भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि जो एक और इसकी डिमांड थी, फोर्थ डिमांड इसकी भारतीय जनसंघ की, वो डिमांड थी कि भाई जो रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिजर्वेशंस नहीं देनी चाहिए, उनको मतलब वो नहीं करना चाहिए, कंसेशंस नहीं देने चाहिए, कंसेशंस। जैसे कि हमारा जो आर्टिकल 28 है, शायद हमारा आर्टिकल 28 है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत जो रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटी हैं, यानी कि बुद्धिस्ट लोग हैं, सिखिज़म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, यानी कि सीधी भाषा में कहूँ तो हिंदूज़ के अलावा जितने भी लोग हैं, क्योंकि हिंदूज़ तो भाई मेजोरिटी में आ जाते हैं 70-80% के आसपास, 70% इतने आसपास। ठीक है, तो हिंदूज़ इंडिया में मेजोरिटी में है, बाकी जितने भी लोग हो गए वो हो जाएंगे माइनॉरिटी में। तो मुस्लिम भी लगभग 20 या फिर 15% के आसपास हैं, जैन वगैरह लोग कुछ 0% में है, सिख वगैरह कुछ 0 में होंगे, बुद्धिस्ट भी 0 में है। तो ये सारे माइनॉरिटीज़ कहलाते हैं और हमारे आर्टिकल 28 के तहत इन माइनॉरिटीज़ को बहुत सारे कंसेशंस दे रखे हैं, बहुत सारी छूट दे रखी है, बहुत सारी फ्रीडम दे रखी है। तो ये जो क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी थी, भारतीय जनसंघ है, इसका मानना था कि भाई इनको ये कंसेशंस नहीं देने चाहिए, इनको भी बाकी नॉर्मल हिंदूज़ की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, अब इस पे भी आपके डाइवर्जिंग ओपिनियंस हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरा काम तो बताना है। उसके बाद है अब इनका फिफ्थ पॉइंट, ये कंसिस्टेंट एडवोकेट थे किसके, न्यूक्लियर वेपन्स के। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनका एक कंसिस्टेंट एम था कि भाई इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, ताकि हम अपने नेबर से डर के ना रहें, खुले अपने पूरी फ्रीडम के साथ रहें, अपने सारे काम फ्रीडम के साथ करें, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने। तो इसीलिए इनका ये मानना था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। 1950s के आसपास ये पार्टी बनी थी, जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। 1974 में हमारा पहला न्यूक्लियर अटैम्प्ट हुआ था, कहाँ पे, पोखरण में, और वो सक्सेसफुल रहा था, स्माइलिंग बुद्ध नाम से। तो जब हमें न्यूक्लियर वेपन्स मिल गए थे और कांग्रेस के राज में मिले थे, जब इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया था, भारतीय जनसंघ वाले लोगों ने पूरा सपोर्ट दिया था न्यूक्लियर वेपन्स को। ठीक है, सॉरी 1974 नहीं, 1964। ठीक है, याद रख लेना। तो बस इतना ही बता रखा है इसकी जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में। एक बार वापस से बता देता हूँ, 1 कंट्री 1 कल्चर 1 नेशन के बारे में बात करते हैं, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई हमारे जो इंडिया है उसमें नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग, उनका कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनका कल्चर अलग है, जम्मू कश्मीर का कल्चर अलग है, हिमाचल का अलग है, हरियाणा का अलग है, राजस्थान का अलग है, और भाई साउथ इंडिया का अलग है। तो ये जो 1 नेशन 1 कल्चर की बात है, ये थोड़ी सी बैठती नहीं है बात में, फिर भी एक बार आप जान लो इनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी। उसके बाद इनकी एक और आइडियोलॉजी थी कि भाई रीयूनियन हो जाना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान का, और अखंड भारत बनना चाहिए। और अब ये कैसे बनेगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये सब भी इन्होंने नहीं बताया, लेकिन फिर भी इनकी एक आइडियोलॉजी आप जान लो। फिर इनकी एक और आइडियोलॉजी थी कि भाई इंग्लिश को रिप्लेस कर देना चाहिए हिंदी के साथ नेशनल लैंग्वेज के रूप में, और ये भी कैसे पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इनकी चौथी आइडियोलॉजी थी कि रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ को कंसेशंस नहीं देना चाहिए। उसके बाद इनकी जो 5वीं आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए इंडिया के पास, ताकि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सके। तो ये बात बिल्कुल सही थी इनकी भाई, क्योंकि भाई जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कितना ढीठ है आपको पता ही है, आए दिन लड़ाई करता रहता है। और क्या पता पाकिस्तान के पास, अगर हमारे पास 1964 में हथियार है, क्या पता उसके बाद 1960 में आ जाते तो क्या पता हमारे साथ क्या कर देता, मतलब अटैक वगैरह करवा देता। तो इसलिए भाई पाकिस्तान को ध्यान रखते हुए और चाइना को ध्यान रखते हुए हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पड़े और बनाने चाहिए, ऐसा भारतीय जनसंघ वाले लोगों ने कहा था। और ये बात इनकी बिल्कुल सही है, मैं भी एग्री करता हूँ इससे। आपके अपने डाइवर्जिंग ओपिनियंस हो सकते हैं, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं परफॉर्मेंस। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या थी इलेक्शंस में।
तो भारतीय जनसंघ की परफॉर्मेंस क्या थी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी तो भाई कुछ सीट भी तो जीती होगी, तो देखते हैं। तो 1952 के जो इलेक्शन थे, उन इलेक्शन में ये पार्टी सिर्फ 3 सीट जीती थी। और 1957 के इलेक्शन थे, उनमें सिर्फ 4 सीट जीती थी। तो इससे तुम समझ सकते हो भाई कितनी छोटी पार्टी थी उस ज़माने में, बिल्कुल स्टार्ट ही हुई थी बस। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। लोकसभा इलेक्शन में जो कांग्रेस थी वो 364 जीती थी इस इलेक्शन में, तो आप कंपेयर कर सकते हो। सेकेंड अपोजिशन पार्टी कौन थी, CPI। तो CPI भी इससे बड़ी थी, जो कि 16 सीट जीत गई थी उस ज़माने में। तो आप कंपेयर कर सकते हो आप कि कितनी कम सीट जीती थी उस ज़माने में। उसके बाद बता रखा है इसका जो सपोर्ट बेस था वो मोस्टली अर्बन एरियाज से आता था। अर्बन एरियाज से, कहाँ के अर्बन एरियाज, हिंदी स्पीकिंग अर्बन एरियाज, राजस्थान, हिंदी स्पीकिंग एरियाज, और हिंदी एरियाज कौन कौन से हैं भाई, राजस्थान है, MP है, UP है और दिल्ली है। पंजाब से क्यों नहीं आया सपोर्ट, क्योंकि पंजाब में हिंदी नहीं बोलते, पंजाबी बोलते हैं। हरियाणा भी उस वक्त पंजाब का ही पार्ट था, इसलिए हरियाणा को अलग से नहीं बताया गया। उसके बाद राजस्थान हिंदी एरिया है, और उधर के भी सिर्फ अर्बन एरियाज़ में सपोर्ट मिलता था, और ये सारे हिंदी एरियाज़ हैं। हिंदी एरियाज़ को उससे क्यों सपोर्ट मिलता था, क्योंकि भाई इनकी मेन डिमांड रहती थी कि इंग्लिश को हटा दो और हिंदी को लगा दो। तो अब ऐसी बात करोगे इंग्लिश को हटाने की, तो साउथ इंडिया तो फॉलो करेगा नहीं आपको, तो साउथ इंडिया में वोट नहीं मिलते थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वालों की भी इंग्लिश भाषा थी, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले भी फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर वगैरह वाला रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर, वो भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि भाई उधर तो हिंदी बोली नहीं जाती, उधर तो कश्मीरी भाषा बोली जाती है और अलग अलग भाषा बोली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड वगैरह, उधर भी फॉलो नहीं करेंगे लोग, क्योंकि उधर की भी पहाड़ी लैंग्वेज अलग है, और ये तो सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए भाई इनका सपोर्ट बेस्ड कुछ अर्बन एरियाज और हिंदी एरियाज तक ही लिमिटेड रह जाता था, राजस्थान, MP, UP, दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उसके बाद इनके मेन लीडर्स की बात की गई है। इनके जो लीडर्स थे मेन वो कौन कौन से थे, तो एक तो श्याम प्रसाद मुखर्जी हो गए, जो इसके फाउंडर थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी जो इसके फाउंडर थे वो हो गए। उसके बाद कौन थे, उसके बाद एक थे भाई दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद कौन थे, बलराज मधोक। तो ये 3 बड़े बड़े लीडर्स के नाम दे रखे हैं इस पार्टी में। और अब श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में, श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में एक बॉक्स में दे रखा है, वो जान लेते हैं। तो ये बता रखा है ये हिंदू महासभा के लीडर थे, जो मैंने बताया था एक बार स्टार्टिंग में इस वीडियो के, कि ये जो भारतीय जनसंघ है ये RSS और हिंदू महासभा से लिंक्स रखती है। इसके जो लीडर्स थे पहले वो RSS और हिंदू महासभा में काम कर चुके थे। तो ये बात अभी इसी में आपको प्रूव हो गई कि जो हिंदू महासभा थे उसके एक लीडर थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद ये उधर से चले गए, भारतीय जनसंघ को फाउंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो नेहरू जी की कैबिनेट थी पहली, नेहरूज कैबिनेट, जो इंटीरिम कैबिनेट थी, इंटीरिम सरकार, मैंने आपको बताई थी इंटीरिम सरकार एक टेम्पोररी सरकार थी इलेक्शन से पहले, 1947 से लेके 50 के आसपास, 51, 52 के आसपास। तो इस टाइम पे जो टेम्पोररी सरकार थी उसे इंटरिम सरकार बोली थी। और उसमें जो कैबिनेट थी मिनिस्टर्स की, उसके एक मेंबर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेंबर थे। मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी ने जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको भी मेंबर बनाया था, अच्छी खासी रिस्पेक्ट देके, जैसे कि अम्बेडकर जी और श्याम प्रसाद मुखर्जी जी। फिर उसके बाद क्या होता है, 1947 में ये कैबिनेट ज्वाइन करते हैं, लेकिन 1950 में रिज़ाइन कर देते हैं। रिज़ाइन करने के पीछे का कारण क्या था, रिज़ाइन करने के पीछे का कारण था नेहरू लियाकत पैक्ट। भाई नेहरू जी ने एक पैक्ट साइन करा था, और इस पैक्ट पे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं इनकी और नेहरू जी हैं इनकी बात नहीं बन रही थी, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अभी नेहरू लियाकत पैक्ट क्या था जिसकी वजह से रिज़ाइन करना पड़ गया, 1950 में साइन हुआ था, किसके बीच में, नेहरू के बीच में, और जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, PM थे पाकिस्तान के, लियाकत जी, उनके बीच में। तो नेहरू जी और लियाकत जी के बीच में पैक्ट साइन हुआ था, उसे बोला था नेहरू लियाकत पैक्ट, 1950 में साइन हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और उसकी वजह से जो श्याम प्रसाद मुखर्जी है उन्होंने छोड़ दिया था कैबिनेट को। और ये पैक्ट में क्या बताया गया था, इस पैक्ट में बताया गया था कि जो पाकिस्तान है और इंडिया है, इन दोनों में बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, कि भाई पाकिस्तान से इंडिया में, भाई इंडिया से मुस्लिम्स पाकिस्तान में गए थे, और पाकिस्तान से हिंदूज़ इंडिया में आए थे पार्टीशन के वक्त, 1947 के वक्त। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो हिंदूज़ हैं वो पाकिस्तान में रह गए, ट्रैप हो गए, और बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो इंडिया में रह गए, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था इतनी दूर जाना। तो इसकी वजह से
जो मुस्लिम्स थे उन्हें इंडिया में मारा जा रहा था, परसिक्यूट किया जा रहा था, और हिंदूज़ थे उन्हें पाकिस्तान में परसिक्यूट करा जा रहा था। तो भाई नेहरू लियाकत पैक्ट साइन होता है दोनों देशों की लीडरशिप के द्वारा, और उसमें एक ट्रीटी साइन की जाती है कि जो दोनों देश हैं पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों देश अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, उस ज़माने में माइनॉरिटी से क्या करा जाता था, जैसे इंडिया में मुस्लिम है, मुस्लिमों की जो वुमेन है उन वुमेन को भाई अपहरण कर लेंगे, उनका रेप कर देंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी है मुस्लिमों की ज़मीन वगैरह है वो ज़मीन खोस लेंगे हिंदू वगैरह या फिर अलग धर्म के लोग। फिर उसके अलावा क्या है, कन्वर्ट करा लेंगे, उन्हें मार पीट के कन्वर्ट करा लेंगे। फिर उसके बाद इनके जो राइट्स वगैरह हैं वो छीन लेंगे, इनको कहीं भी जाने नहीं देंगे, इनको बोलने नहीं देंगे, पीट देंगे जब भी। तो ये चीज़ हो रही थी इंडिया में मुस्लिम्स के साथ, और सेम टू सेम चीज़ हो रही थी हिंदूज़ के साथ पाकिस्तान में। तो अब इस पैक्ट के द्वारा क्या होता है, इस पैक्ट के द्वारा दोनों देशों की लीडरशिप ने बोला कि जितनी भी वुमेन अबडक्ट हुई हैं माइनॉरिटीज़ की, इनकी वुमेन को वापस दे दिया जाएगा, बैक ढूंढ वगैरह करके पुलिस इनकी वुमेन्स को ढूंढेगी और इनको वापस लौटा देगी, इनकी प्रॉपर्टी को वापस दे देंगे इनको पुलिस के द्वारा। फिर उसके इनका जो कन्वर्जन हुआ है मारपीट के, इस कन्वर्जन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इनको पूरी फ्रीडम होगी अपना रिलीजन फॉलो करने की, इनके जो राइट्स हैं उनके राइट्स को मान लेंगे। इनकी बहुत अच्छा लॉ था ऊपर से देखे तो। लेकिन अब इस लॉ के ऊपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नेहरू जी के अगेंस्ट क्यों गए और कैबिनेट क्यों छोड़ी, ये अब समझते हैं। तो जो श्याम प्रसाद मुखर्जी जी थे, इनका कहना था कि भाई ये जो लॉ तुम लेके आए हो ऊपर से बहुत अच्छा है, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है। अगर हो भी गया प्रैक्टिकल तो इसमें इंडिया की गवर्नमेंट है वो तो भाई मुस्लिम्स को सब कुछ दे देगी। इंडिया गवर्नमेंट तो इंडिया गवर्नमेंट अच्छी है, वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करेगी पूरा, और उनकी वुमेन वापस दे देगी, प्रॉपर्टी वापस दे देगी, कन्वर्जन भी उनका नहीं मानेगी और राइट्स भी वापस दे देगी। लेकिन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट दूध की धुली नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करेगी, वो साइन भी करवा लेगी, मुस्लिमों को इंडिया में अधिकार मिल जाएंगे और हिंदूज़ को कुछ भी नहीं देगी। जो पाकिस्तान में हिंदूज़ हैं उनको ना ही उनकी वुमेन वापस देगी, ना ही प्रॉपर्टी देगी, ना ही कन्वर्ट कराएगी, ना ही राइट्स देगी, मतलब कन्वर्जन अनरिकॉग्नाइज करेगी, ना ही राइट्स देगी। तो ये बात हुई थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कहना था इससे अच्छा तुम क्या करो, इंडिया में जितने भी मुस्लिम हैं जो बच गए उन्हें पाकिस्तान में भेज दो, और पाकिस्तान में जितने भी हिंदूज़ हैं उन्हें इंडिया में बुला लो, और हम अपने हिंदूज़ का अपने आप ख्याल रख लेंगे, वो अपने पाकिस्तान में अपने मुस्लिम्स का अपने आप ख्याल रखेंगे। तो ये जो आइडिया है बहुत अच्छा है, लेकिन भाई पाकिस्तान इतने सारे मुस्लिम्स को बुलाना नहीं चाहता था। ये रीज़न था कि भाई मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, पाकिस्तान के पास अगर इतने एक्स्ट्रा लोग आ जाते तो पाकिस्तान की GDP काम नहीं करती और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता उसे। तो इसलिए पाकिस्तान ने बुलाया नहीं, और ये सब कुछ बात हो गई, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की नेहरू से नहीं बनी इस बात पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, इतना तो NCERT में है भी नहीं है। NCERT में बस इतना है कि नेहरू लियाकत पैक्ट पे नहीं बनी, और बस ये बता रखा है कि नेहरू लियाकत पैक्ट था क्या, लेकिन क्यों नहीं बनी ये NCERT में नहीं बता रखा। मैंने विकिपीडिया से पढ़ के आपको समझा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गए हो। फिर उसके बाद बता रखा है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे ये अगेंस्ट थे, किस चीज़ के अगेंस्ट थे, जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी के बीच के। जम्मू एंड कश्मीर को अगर आपको ना पता हो तो आर्टिकल 370 के द्वारा ऑटोनॉमी दे रखी थी। 2019 में तो ऑटोनॉमी हटाई थी। स्टार्टिंग में जो आर्टिकल था उसके तहत ये अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते थे। इनका अलग से PM भी होता था कि भाई इंडिया का PM अलग चल रहा है और जम्मू एंड कश्मीर का PM अलग चल रहा है। उसके अलावा इनकी क्या बात थी, और इनको थोड़ी फ्रीडम दे रखी थी, कोई भी इंडिया का बंदा बाकी स्टेट्स का बंदा उधर जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता, बाय लैंड ज़मीन नहीं खरीद सकता, और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी इस ऑटोनॉमी के तहत। तो वो सब दिक्कतें थी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, और इसमें फिर जो कांग्रेस के लीडर्स थे बहुत सारे उसके सपोर्ट में भी थे। उनका मानना था कि भाई जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी दी है जब जाके टिक रखे हैं, अगर ऑटोनॉमी हटा दोगे जब ये देश छोड़ के चले जाएंगे, दंगे कर देंगे, उनका ये मानना था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये मानना था कि भाई इसे अलग से ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो। उसके बाद बता रखिए कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमी इंडिया ने दे रखी, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा, और फिर प्रोटेस्ट करते वक्त इनको भाई जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने पुलिस ने जेल कर दिया, जेल में डाल दिया, और जेल को तुम डिटेंशन भी बोलते हो, NCERT में डिटेंशन दे रखा है, और जेल के वक्त उनकी जेल में ही मौत हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, अब इनकी जो डेथ है उनको बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि जेल में मरवा दिया या फिर कुछ जहर पिला दिया वगैरह वगैरह। ये सब कंस्पिरेसी थ्योरी हैं, और इनमें क्या पता सच भी हो, मेरे को नहीं पता इतना, तुम गूगल करके देख सकते हो। इतना NCERT में दे रखा है कि उनकी डेथ हो गई जेल में। तो बस इतना ही दे रखा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में।
एनसीईआरटी में कि भाई हिंदू महासभा के लीडर थे, ना नेहरू की कैबिनेट के भी मेंबर थे, और नेहरू लियाकत पैक्ट पे इनकी बनी नहीं, क्यों नहीं बनी और क्या पैक्ट था ये भी मैंने समझा दिया, और जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी के अगेंस्ट थे और डेथ इनकी जेल में हो गई थी। उसके बाद दूसरे लीडर के बारे में बता रखा है जिनका नाम है दीन दयाल उपाध्याय। तो दीन दयाल उपाध्याय के बारे में बता रखा है। दीन दयाल उपाध्याय भी बीजेएस भारतीय जनसंघ के एक बड़े लीडर थे। ये आरएसएस वर्कर थे, आरएसएस के वर्कर फुल टाइम 1942 से। और अभी मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था कि जो भारतीय जनसंघ है उसके आरएसएस और महासभा से, हिंदू महासभा से बढ़िया कनेक्शन थे। तो भाई हिंदू महासभा के तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मेंबर हो गए, और जो दीनदयाल उपाध्याय हैं इसके ये मेंबर थे आरएसएस के, ठीक है। तो इससे लिंक आपको समझ आ गया होगा आरएसएस और हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ के बीच में। उसके बाद बता रखा है ये भी एक फाउंडिंग मेंबर थे। फाउंडिंग मेंबर क्या होता है कि फाउंड करते वक्त पार्टी अगर फाउंड हुई है उसी दिन कोई मेंबर हो तो फाउंडिंग प्रेसिडेंट, यानी कि फाउंड करने के बाद जो प्रेसिडेंट बने, तो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और मेंबर थे दीनदयाल उपाध्याय। तो ये फाउंडिंग मेंबर थे किसके, भारतीय जनसंघ के। उसके बाद इन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया था, जिसका नाम है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, जिसे अंत्योदया भी बोलते हैं शायद, करेक्ट नाम तो याद नहीं हिंदी में क्या है, अंत्योदया करके ही कुछ था। तो इनका एक इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म नाम से कंसेप्ट है। हम चैप्टर 6 में डिटेल में जानेंगे इस कंसेप्ट को। अभी बस तुम नाम याद रख लो, दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था, ठीक है। और अगर जानना चाहते हो तो विकिपीडिया पे देख लेना, या फिर यूट्यूब पे किसी टीचर की वीडियो वो देख लेना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। एनसीईआरटी में जितना भी था मैंने समझा दिया आपको। ना समझ आए तो वीडियो वापस देख लेना, या फिर किसी और टीचर की देख लेना। थैंक यू।